Hello students. So we are doing chapter system of particles and rotational motion. और आज का टॉपिक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप सब ने कभी सोचा है कि जो डोर्स होते हैं हमारे घर में, ठीक है ना, कोई भी रूम का डोर है, डोर का जो हैंडल होता है जिससे हम डोर को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, वो एक्सट्रीम एंड पे होता है ना, एक्सट्रीम एंड पे होता है, जहां से डोर रोटेट हो रहा है उससे परपेंडिकुलर एक्सट्रीम एंड पे होता है ना हैंडल। कभी देखा है डोर के बीच में हैंडल है? नहीं। ऐसा क्यों? ये पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए हमने जो टॉपिक पढ़ना है आज, दैट इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। जस्ट लाइक ट्रांसलेशन मोशन में, सपोज मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है किसी भी मास की, ठीक है, किसी भी शेप की। सपोज इस पॉइंट पे यहां अगर फोर्स लगे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? ये बॉडी ऐसे मूव करेगी। ट्रांसलेशन मोशन जिसको हम फोर्स बोलते थे, अगर इस पॉइंट पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। बट अगर ये फोर्स अलोंग दिस एक्सिस ना लग के, इस एक्सिस पे ना लग के ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो क्या होगा? मतलब यहां नहीं लग के किसी इस एक्सिस के थीटा एंगल पे लगे तो क्या होगा? सोचो, ये मार्कर है, ये एक मार्कर है, इस पे अगर इधर फोर्स लगेगी तो ये आगे मूव करेगा, बट अगर इस पे ऐसे फोर्स लगेगी तो क्या होगा? रोटेट करेगा। किसके? इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पे यूं फोर्स लगे, हम ऐसे इसको फोर्स लगाएं तो ये क्या? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? इस मूवमेंट ऑफ फोर्स को, मतलब फोर्स लग रही है जो कि क्या कर रही है, उस बॉडी को रोटेट कर रही है। तो जो कि ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है, वो रोटेशन मोशन में उसका नाम क्या हो जाता है? टॉर्क, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन मोशन में हमने फोर्स पढ़ा था जो कि बॉडी को मूव कराती है, वैसे ही रोटेशन मोशन में अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे फोर्स ना लग के एक एंगल पे फोर्स लगे या बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो क्या होता है? बेसिकली फोर्स यहां लग रही है जो एफ फोर्स है, तो थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन से दो कंपोनेंट होंगे? एक ये कंपोनेंट होगा एफ आर रेडियल कंपोनेंट, और एक ये एफ थीटा एंगुलर कंपोनेंट। डोंट वरी, इसका मतलब एफ साइन थीटा, और यही यहां कौन सा होगा? एफ कॉस थीटा, एक यहां। तो अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ये है, इसके अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो ये पूरा क्या है? मैक्सिमम रोटेशन पे घूमेगा। थोड़ा इधर फोर्स लगेगा, थोड़ा ऐसे यहां किसी एंगल पे फोर्स लगेगा तो थोड़ा कम रोटेट करेगा। बट अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं इस पे तो ये पूरा अच्छे से रोटेट करने लग जाएगा। क्लियर? इसी चीज को बोलते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क, ठीक है। जो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता था, अब वो रोटेशन में उसका नाम क्या हो गया? टॉर्क। टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स का मूवमेंट, किसके अबाउट मूवमेंट? अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है कुछ भी, ठीक है ना। सो एक और बात, इस टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाउ। इस टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क, TORQUE। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत क्लियर है। जो फोर्स लग रहा है उसका टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है। और इसको मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अब ध्यान रखना है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा हुआ? टॉर्क कब होगा? फोर्स कौन सा लगाएगा? अगर हम सिंपल अभी यही लिखे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? जो फोर्स लग रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। दैट मींस दिस सपोज ये r डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जहां फोर्स लग रहा है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है? अब खुद सोचिए,
ये मार्कर है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ये मार्कर है, मैं बताया, इस पे अगर यू फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये मार्कर आगे जाएगा, कभी रोटेट तो नहीं करेगा, तो उसको तो हम फोर्स ही बोलेंगे। दैट मींस ये जो रेडियल कंपोनेंट है इस एफ आर को हम क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। और ये एफ थीटा क्या है, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये जो रेडियल कंपोनेंट है दैट विल नॉट प्रोड्यूस एनी फोर्स, रेडियल कंपोनेंट कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, सॉरी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट क्या है, यहां फोर्स लग रही है तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा। रोटेशन पढ़ रहे हैं हम, रोटेशन मोशन कौन सा करेगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये एफ थीटा वाला फोर्स, एफ साइन थीटा। सो टॉर्क इज दिस, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, यही तो है क्या, आर। क्लियर, एफ साइन थीटा आर, इसको और क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई है, यहां ये क्या है, मल्टीप्लाई है, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट, what is this, this is now cross product. So torque is equal to cross product R cross F. F cross R नहीं लिख सकते आप, ठीक है, F cross R नहीं होता, R cross F होता है, F cross R नहीं होता, गलती मत करना। A cross B और B cross A इक्वल नहीं होता, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, बट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। वाई, अब यहां पर देखो बहुत सिंपल है, यहीं से आपको समझा देता हूं, एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, एक्स क्रॉस वाई, राइट हैंड थंब रूल, जेड की डायरेक्शन में, और वाई क्रॉस एक्स क्या होता है, माइनस जेड की डायरेक्शन में। तो A क्रॉस B या एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई क्रॉस एक्स। तो टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ। व्हाट इज आर क्रॉस एफ, दिस इज आर, दिस इज एफ, यही होगा ना आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस आर एफ, आर एफ के परपेंडिकुलर, आर इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में, सपोज ये एक्स है ये वाई है, क्लियर। सो हम कैसे करेंगे, आर क्रॉस एफ, इधर राइट हैंड थंब रूल से, सो इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स योरसेल्फ, आपकी तरफ डायरेक्शन है आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर करूंगा तो अंदर की तरफ, या मैं क्या बोल सकता हूं, टॉर्क पॉजिटिव कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, क्लॉक के ऑपोजिट, क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना, उसके ऑपोजिट आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ में टॉर्क पॉजिटिव और टॉर्क नेगेटिव व्हेन मोशन इज क्लॉकवाइज। ऐसे भी तो घूम सकता है, जरूरी थोड़ी है। ये मार्कर है, फोर्स मैंने बोला इधर लगा, सपोज फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, आर क्रॉस एफ, तो दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और देयर द टॉर्क इज नेगेटिव, आर क्रॉस एफ पॉजिटिव, ये क्या हो गया, आर क्रॉस एफ उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव, या उसको आर एफ क्रॉस आर बोल देंगे, ठीक है। तो याद रखना है, फोर्स ट्रांसलेशन मोशन में उसका एनालॉग क्या है, टॉर्क रोटेशन मोशन में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्या होता है टॉर्क, आर क्रॉस एफ। और अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे, टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी हो तो क्या होगा, आर, आर मतलब एल, ठीक है ना, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ, एफ क्या है, फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ml2t-2, कितना हो जाएगा, ml2t-2, क्लियर। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, टॉर्क का, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आर और एफ, क्लियर। यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट टॉर्क की, बहुत इजीली बता दोगे, आर रेडियस किसमें है, डिस्टेंस मीटर में, और फोर्स न्यूटन में, तो कितना होगा, न्यूटन मीटर, या फिर सीजीएस यूनिट कितनी होगी, डाइन सेंटीमीटर। अब तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस तभी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो
साइन कन्वेंशन याद रखना, जो साइन कन्वेंशन आर क्रॉस एफ लिया तो टॉर्क पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, टॉर्क नेगेटिव होगा जब क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो हमने टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ा। अब इसी टॉर्क के कंसेप्ट पे देखो कि ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी दो चीज पे डिपेंड कर रहा है? आर और एफ पे, है ना। एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अब सपोज ये डोर है, ठीक है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ हैंडल लगा होता है ना, हम डोर को क्लोज करते हैं, क्यों यहाँ क्यों हैंडल लगा होता है, यहाँ क्यों नहीं लगा होता हैंडल? अब इस पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ऐसे खींचते हैं या ऐसे बंद करते हैं डोर को, पुल या पुश करते हैं डोर को, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ये परपेंडिकुलर फोर्स का काम करेगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस कौन सा है? ये डिस्टेंस है ना, ये यहां फोर्स लगा रहे हैं हम डोर को क्लोज करने में, सपोज क्लोज हो रहा है, और ये डिस्टेंस है आर। अगर ये हैंडल बीच में होता है यहां तो ये आर डिस्टेंस कम होता, आर डिस्टेंस कम होता, टॉर्क कम होता, ठीक है, उतना टर्निंग इफेक्ट ना मिलता, मतलब इजी ना होता हमारे को डोर को क्लोज करना। इसलिए ये डोर हैंडल जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगे होते हैं, ऑलमोस्ट लेफ्ट पे, की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इजीली बंद हो जाए या ओपन कर सके हम डोर को। क्लियर? इसलिए डोर हैंडल्स एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज पे, फोर्स पे। हम सपोज वी आर टू पीपल, ठीक है, दो जने हमने दोनों ने सेम फोर्स लगाया, एक ने हैंडल में बीच पे लगाया डोर पे, एक ने साइड पे, तो इजीली कौन मूव कर पाएगा? साइड वाला ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है क्या? टॉर्क। क्लियर? अब देखो, जरूरी तो नहीं है, सपोज यही ऑब्जेक्ट था, मैंने यहां फोर्स लगाया तो मैंने बोला ये रोटेट कर रहा है। क्लियर? सपोज ये O पॉइंट है यहां, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। सपोज एक फोर्स यहां लगा और एक फोर्स यहां लगा, ये क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब ये मार्कर है, इसमें एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये क्या करेगा? मार्कर को रोटेट कराएगा किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, एक फोर्स ऊपर नीचे। तो जब ऐसे होता है कि एक फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस इसको हम बोलते हैं कपल। कपल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यही लिखते हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी along two different points, ठीक है ना। So a pair of equal and opposite force acting on a body along two different points, suppose ये point A है, ये point B है, तो equal और opposite force है। इक्वल और अपोजिट फोर्स कभी क्या करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा नहीं, ठीक है ना। एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, एक फोर्स नीचे लगा रहा हूं, तो ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा। क्या कर सकता है? बस ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कपल। इसको हम क्या बोलते हैं? कपल। और इसका भी हम मूवमेंट निकाल सकते हैं, मतलब टॉर्क निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ कपल क्या है। सो मूवमेंट ऑफ कपल बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी फाउंड बाय, वन सेकेंड, इट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, बाय टेकिंग द मूवमेंट of two forces about any point and adding them। आपको समझ आना चाहिए डेफिनेशन, इसलिए आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ बुक। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट है क्या चीज ये? मूवमेंट ऑफ कपल, मतलब कपल, जो कपल फोर्स है, जो एक कपल लगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसका टॉर्क निकालना है। तो इसका टॉर्क कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट एंड एडिंग देम, मतलब इस पॉइंट O के अबाउट हम मूवमेंट निकाल लेंगे। क्लियर? सो टॉर्क कितना होगा?
एफ, ये एफ लग रहा है परपेंडिकुलर ही है, वहां क्या था एफ इधर था, तो ये क्या था एफ साइन थीटा था, अभी जब मैंने टॉर्क पढ़ाया जर्नल था वो, अब तो लगी एफ परपेंडिकुलर है, और यही वाला फोर्स ही क्या करता है रोटेशन, इधर वाला फोर्स तो क्या करेगा ट्रांसलेशन करेगा, कोई मतलब नहीं हमारे। सो टॉर्क कितना होगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अबाउट ओ, ओ ए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस एफ नीचे वाला एफ इंटू ओ बी, एफ इंटू ओ बी, क्या कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्लियर, एफ ओ ए प्लस ओ बी, एंड व्हाट इज ओ ए प्लस ओ बी, this whole distance, suppose this is d, so torque is, or we can say this is r, so torque is f into r, और यही होना चाहिए, क्यों, टॉर्क होता क्या है एफ आर साइन थीटा होता है, और थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क एफ इंटू आर। इसका मतलब क्या है, कपल में ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट निकालना है फोर्स का, ये पॉइंट मैटर नहीं करता, ये ओ की वैल्यू यहां हो, ये ओ यहां हो, मतलब इस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं टॉर्क, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ये पॉइंट यहां हो या यहां हो, दोनों को ऐड करके तो क्या हो रहा है, ये फोर्स आइदर ऑफ द फोर्स, इन दोनों में कोई भी फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी फोर्स, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, तो टॉर्क, कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं, कोई भी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, क्लियर, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, दिस पॉइंट जिसके अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं कपल का, ठीक है, जिसके अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं मूवमेंट। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो यूज होते हैं टॉर्क में, ये क्या है कपल। अब नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है। वर्क डन बाय टॉर्क कैसे निकालेंगे, सपोज यही एक रिजिड बॉडी है, क्लियर, यहां पर इस पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा, फोर्स इसको मूव करेगा आगे, सपोज ये कुछ, इसने कुछ, फिर यहां फोर्स लग रहा है अलोंग द टेंजेंट, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली रोटेट कर रहा है, सपोज ये कुछ डेल्टा थीटा कुछ स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक कुछ फोर्स लगाया, कुछ फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, अब डिस्प्लेसमेंट रोटेशन है तो हम किस टर्म्स में लिखेंगे, एंगल की टर्म्स में, ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस हुआ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज अ बॉडी undergoes एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप डेरिवेशन करते हैं एग्जाम में, ये ऊपर लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाया उसको एक्सप्लेन भी करना है, सपोज अ बॉडी अंडरगोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ along the tangent, on application of force F along the tangent, ठीक है, so work done by force, work done कितना होता है, force multiply by displacement, ठीक है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा हमने, फोर्स तो क्या है F, डिस्प्लेसमेंट कितना है P टू Q, यही है ना, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस तो यहां से यहां तक ही हुआ, ये वर्क डन कितना है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव along arc PQ, डिस्टेंस मूव along arc PQ, ठीक है ना, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर। आर्क क्या होता है, डेल्टा, अगर हम थीटा, डेल्टा थीटा और ये आर्क लेंथ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ये क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है ना, सपोज ये रेडियस r है, क्लियर, तो
डेल्टा थीटा कितना होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ आर्क लेंथ में हम क्या लिख सकते हैं, इस आर्क लेंथ में डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। आर्क लेंथ पी क्यू कितनी है, यहां पर एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, पी क्यू डिवाइड बाय आर। तो पी क्यू कितना है, डेल्टा थीटा इंटू आर। तो ये क्या हो गया, आर एफ डेल्टा थीटा। एंड व्हाट इज आर एफ, आर एफ कितना है, आर इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, स्मॉल वर्क डन ड्यू टू फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। तो वर्क डन बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, सबसे इजी तरीका समझने का, ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, वर्क डन टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वी कैन आल्सो राइट इट एज dw इक्वल टू t d थीटा, ठीक है ना। अगर हम कॉन्टिन्यूस केस की बात करें, बहुत डिस्क्रीट ना करें, तो dw क्या होगा, टॉर्क इनटू d थीटा। ये तो आ गया वर्क डन। यहां से यहां सपोज हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इसके आगे टोटल भी लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 एंगल में टोटल वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dw इक्वल टू टॉर्क d थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और वी कैन राइट इट एज वर्क डन d थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्या आ गया मेरे पास, वर्क डन आ गया। वर्क डन कितना आएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। क्लियर, कितना वर्क डन आ गया, टी डी थीटा, टोटल वर्क डन। सेम चीज है, एंड लीनियर केस में क्या होता है, टोटल वर्क डन एफ डी एस, यही तो होता था। वर्क डन तो वर्क डन ही रहेगा, रोटेशन लीनियर में एफ है, रोटेशन में टॉर्क है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सब एनालॉग है लीनियर और एंगुलर का। क्लियर, तो फोर्स की जगह हमने टॉर्क पढ़ा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। क्लियर, अभी यहां हम एक और चीज फाइंड आउट कर लेते हैं इसके साथ ही, पावर डिलीवर्ड। पावर, अगर हम जो फोर्स लगाया जिसकी वजह से वर्क डन किया हमने, तो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, कितना पावर डिलीवर करेगा टॉर्क, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, डेल्टा डब्ल्यू क्या था, ये था, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी, या यहां लिख सकते हैं, दोनों डेरिवेशंस कर रहा हूं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट बाय डी टी। क्लियर, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू टी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और ये क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टॉर्क डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, वर्क डन अपॉन टाइम, क्या होता है, पावर। पढ़ा था आपने क्लास 9 में वर्क डन, अभी भी मैंने पढ़ाया था इससे पहले, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर, टॉर्क। व्हाट इज दिस, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था। सेम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर कितना आ गया, अच्छा पावर लीनियर में क्या होता था, पावर होता था लीनियर में फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। और एंगुलर में क्या हो गया, पावर तो पावर ही रहा, फोर्स की जगह क्या आ जाता है हमारे पास, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं, ये टाउ, ऐसा मत लिख देना टॉर्क को, टी नहीं होता, टाउ से डिनोट करते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर टाउ, ठीक है। और ये ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। क्लियर, सो पावर इज फोर्स की जगह टॉर्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, सब एनालॉजी है। क्लियर, तो ये पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर, हमने टॉर्क को क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फिर कपल पर पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, उसके बाद वर्क डन बाय फोर्स कितना होता है, टी डी थीटा, और पावर कितना होता है,
टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट लाइक पावर क्या होता है, फोर्स इंटू लीनियर वेलोसिटी। अब एक कंसेप्ट, ये मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब आर क्रॉस एफ को सॉल्व करना है, तो मैंने आपको ए क्रॉस भी सॉल्व करना बताया था। जस्ट वी आर रिवाइजिंग कैसे सॉल्व करते हैं आर क्रॉस एफ को। आई जे के डिटर्मिनेंट, आर क्या है, आर क्या है यहाँ पर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, और फोर्स क्या है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट के कैप। ये इतना सिंपल, नीट के एग्जाम में भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक्स वाई जेड, और थर्ड क्या है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और यहाँ क्या है, टॉर्क डिटर्मिनेंट। आर क्रॉस एफ लिखा है ना, आई जे के लिख लिया, दोनों में से एक बार एक्स वाई जेड, और नेक्स्ट लाइन में एफ एक्स एक्स। आर क्रॉस एफ है इसलिए आर वाला पहले आया, ये थर्ड रो में आया, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। क्लियर? जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो ये डिटर्मिनेंट चैप्टर क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको जितना चाहिए फिजिक्स में मैं उतना बता रहा हूँ। आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इसको सॉल्व कैसे करते थे हम, क्रॉस प्रोडक्ट में आई लेके, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर माइनस जे कैप प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है ना, माइनस जे कैप ये छोड़ देंगे, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, क्या रह जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये किसके इक्वल आ गया, टॉर्क के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, टॉर्क के इक्वल आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये टॉर्क का एक्स कंपोनेंट है आई कैप, प्लस इसको अगर मैं प्लस में भी लिखूं तो ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, प्लस जे कैप, अंदर क्या रह जाएगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, नो प्रॉब्लम, माइनस अंदर ले गया मैं, प्लस के कैप, ये टॉर्क का जेड कंपोनेंट, और ये कितना हो जाएगा, टॉर्क का वाई कंपोनेंट। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, कुछ आर की वैल्यू दी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ फोर्स की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क निकालना है, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आर इज 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड एफ इज 3i प्लस 6j, ठीक है। फाइंड टॉर्क, फाइंड tx, ty, tau x, tau y, tau z। क्लियर? तो tau x, tau y, tau z आप निकाल सकते हो इजीली क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो r क्रॉस f कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। टॉर्क का टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैंने बताया r f sin थीटा है, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा और जब आर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होगा और जब टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? इसके बाद ये तो हमने पढ़ा टॉर्क, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स पढ़ा था, इसलिए हमने रोटेशन मोशन में क्या पढ़ दिया, टॉर्क पढ़ दिया। क्लियर? अब हम वैसे ही जैसे फोर्स और टॉर्क पढ़ा है, ऐसे ही हम लीनियर मोमेंटम की एनालॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। हमने वहां क्या पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। तो हमने यहां पे क्या पढ़ना है, यहां पर न्यू कंसेप्ट पढ़ना है एंगुलर मोशन से रिलेटेड, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम था ट्रांसलेशन मोशन में, अब वो रोटेशन मोशन में क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। तो this is, it is defined as movement of linear momentum about axis of rotation। बहुत सिंपल है। टॉर्क हमने क्या पढ़ा, आर क्रॉस एफ पढ़ा ना, टॉर्क आर क्रॉस एफ पढ़ा था हमने। क्लियर? वैसे ही सेम अगर मैं बनाऊं, ये सपोज कोई रिजिड बॉडी है, यहां कुछ मोमेंटम, कुछ फोर्स है तो कुछ मोमेंटम होगा। कोई फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स लगता था, मास, और जिसकी मास और वेलोसिटी हो, तो कुछ उसका लीनियर मोमेंटम होता था ना, p।
कितना होता था m इंटू वी। ये भी सपोज कोई रिजिड बॉडी है, इस पे कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से मोमेंटम लगा। फोर्स क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था ना, मतलब फोर्स की वजह से कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स था, अभी हमने पढ़ा था, इसी डायरेक्शन में मोमेंटम लगा। ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये कौन सा होगा, पी आर, दैट इज पी कॉस थीटा, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और ये पी थीटा, दैट इज पी साइन थीटा। यही होगा। इसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करेगा। ये सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेम चीज, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स। सो एंगुलर मोमेंटम, एक और चीज हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स वही पी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, आर पी कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, जैसे वो आर क्रॉस एफ था ना, टॉर्क हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क आर क्रॉस एफ, मतलब ये लीनियर में फोर्स था, यहाँ लीनियर में मोमेंटम है। आर तो सेम ही है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ क्या आया था, आर क्रॉस एफ करके, टॉर्क, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। बहुत सिंपल, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, सॉरी दिस इज साइन थीटा। कॉस थीटा क्या करेगा, कॉस थीटा रोटेट करेगा। फोर्स जब यहां लगेगा तो उसका मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा, तो कुछ मतलब नहीं है एंगुलर मोमेंटम का। जब ये मार्कर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये मूव भी इस डायरेक्शन में करेगा, इसका मोशन मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा। कुछ रोटेशन से तो रिलेट ही नहीं होगा। हमें क्या करना है, रोटेशन से रिलेट करना है। रोटेशन कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से परपेंडिकुलर मोमेंटम होगा और ये रोटेट करेगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा, दिस इज एल, पी इज मास इनटू वेलोसिटी, ml2। जो भी क्वांटिटी पढ़ते हो साथ साथ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देख लेना है, क्योंकि लास्ट फाइनल एग्जाम्स में आपको किसी भी टॉपिक से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला का पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, इसका यूनिट कितना होता है मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट कितना होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज सीजीएस यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट लाइक टॉर्क, जैसे फोर्स और टॉर्क पढ़ा है ऐसे ही लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा, कब एंगुलर मोमेंटम हम बोलेंगे मैक्सिमम है, व्हेन दिस इज 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू एल इज मैक्सिमम। ये ना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। एल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा, आर इंटू पी। और व्हेन आर इज मैक्सिमम, आर भी तो मैक्सिमम होगा ना। डोर का हैंडल सबसे साइड में, उस पर फोर्स लगा दी, फोर्स की वजह से वो इजीली मूव कब करेगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सबसे ज्यादा कब होगा, जब मैक्सिमम डोर का हैंडल मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होगा उसकी डोर की। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल दूर होगा डोर का हैंडल, तो इजीली मूव करेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो आर इज मैक्स, एल इज मैक्सिमम एंड थीटा इज मैक्सिमम एंड व्हेन L is maximum when theta is 90 degree or when R is maximum. So angular momentum is just like torque. Torque जैसे R cross F था, ठीक है, दिमाग में रिटेन कर लेना है लेक्चर देखते देखते। टॉर्क जैसे R cross F था, इसमें कुछ क्रैम करने वाली बात नहीं है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे ही L क्या है, R cross P है। क्लियर। अब हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। मतलब फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में हमने कुछ रिलेशन पढ़ा था। क्लियर। तो ऐसे भी तो हो सकता है यहां, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।
जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, ऐसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी रिलेशन होगा। आप बोलोगे सर अरे पता लग गया, फोर्स की जगह टॉर्क लिख देंगे, लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे। उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? एल क्या होता है? आर क्रॉस पी। वहां मैंने लिखा है व्हाट इज एल? एल इज आर क्रॉस पी। क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ डिफरेंशिएट करना है। dl बाय dt। बोलोगे सर इतना मैथमेटिक्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं है। dl बाय dt डिफरेंशिएट करा बोथ साइड्स, dl बाय dt तो ऐसे ही रहेगा, dl बाय dt। इस पे वेक्टर है, dl बाय dt रिमेन्स एज इट इज। a क्रॉस b का d बाय dt करना है, तो एक बार इसके साथ होगा प्लस एक बार इसके साथ होगा, ऐसे होगा ना। तो ये क्या होगा? dr बाय dt क्रॉस p एज इट इज प्लस r क्रॉस dp बाय dt। एक बार इसके साथ ये एज इट इज प्लस एक बार r के साथ ये एज इट इज। क्या किया मैंने? d बाई डी टी ऑफ a क्रॉस b। किसी भी बुक में देखना क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये फॉर्मूला दिया होगा। एक्चुअली दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना? आप ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, 2+3 और 3+2 दैट इज सेम। इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो। अब व्हाट इज dr बाई dt? क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी प्लस r एज इट इज। dp बाई dt क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा dp बाई dt क्या है? फोर्स। पढ़ा था हमने सेकंड लॉ से। यहां लिख सकते हैं बिकॉज फोर्स इज dp बाई dt। dp बाई dt क्या है? फोर्स। मैंने कुछ नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट किया है टाइम के साथ, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। इसको v लिख दिया, p को क्या लिखते हैं? mv भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं। r और ये फोर्स। अब आप देखो ऐसे तो पता नहीं लगता, अगर यहाँ v क्रॉस p होता तो v क्रॉस p आप पता नहीं क्या लिख देते इसको, बट एक्चुअल में क्या है ये? p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर है तो अंदर क्या आ गया? v क्रॉस v। अब बताओ, मैंने आपको बताया था a क्रॉस a क्या होता है? ये i क्रॉस i क्या होता है? वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कम से कम दो वेक्टर चाहिए होता है ना। a क्रॉस b c होता है, b क्रॉस c a होता है। a क्रॉस a क्या होता है? जीरो। i क्रॉस i जीरो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ जीरो होता है ना। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्शनल बेस है ना। i क्रॉस i जीरो होता है, i क्रॉस j की कुछ वैल्यू होती है, तो ये v क्रॉस v है। m तो क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा ना, m तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? तो v क्रॉस v कितना हो जाएगा? जीरो। और r क्रॉस f क्या है? टॉर्क, दैट इज इक्वल टू dl बाई dt। बोलोगे अरे सर पता ही था हमारे को यही आंसर आना है। यही आंसर आना है ना। टॉर्क इज dl बाई dt। फोर्स क्या था? फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। बहुत इजी है, एनालॉग करोगे तो बहुत इजी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। एल क्रॉस पी से स्टार्ट करना है। एल क्रॉस पी। बच्चे क्या गलती करते हैं? पहले यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, एल क्रॉस पी से स्टार्ट करना है, डिफरेंशिएट करना है आर क्रॉस पी को। एक टर्म जीरो होगी, दूसरा टर्म टॉर्क बन रही है। सो टॉर्क इज डीएल बाई dt। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज dl बाई dt, जस्ट लाइक फोर्स। फोर्स की तरह टॉर्क भी क्या है? dl बाई dt। और फोर्स क्या था? dp बाई dt। ठीक है? फोर्स dp बाई dt था जिस तरह, उस तरह टॉर्क कितना आ गया रोटेशनल मोशन में? dl बाई dt। क्लियर? एक और चीज वही जो मैंने अभी r क्रॉस f में बताया, ऐसे ही आप यहां पर lx, ly, lz निकाल सकते हो ना। क्या होगा? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वही r क्रॉस p का हो जाएगा, i j k x y z और px, x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, y लीनियर मोमेंटम, y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, z कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपने रोटेशन पढ़ लिया। जब भी मोमेंटम
पढ़ना है तो मोमेंटम के आगे लीनियर लगाना है या एंगुलर लगाना है, ठीक है ना। दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस एल इज एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से एल एक्स निकाल सकते हो। एल एक्स कितना होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ऐसे ही एल वाई भी निकाल सकते हो। एल वाई कितना होगा, एल वाई एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ऐसे ही एल जेड, व्हाट इज एल जेड, एल जेड कितना होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। एल जेड एल एक्स एल वाई, क्लियर। तो ऐसे आप एल एक्स एल वाई एल जेड किसी भी आपको कोई भी वो आए इसमें आप एल एक्स एल वाई एल जेड इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। आई जेड के क्या गलती करी मैंने यहाँ, ये माइनस जे होता है तो दिस इज जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। जो मैंने लिखा था वो माइनस एल वाई होता है, याद रखना है अगर डायरेक्ट लिखोगे तो, क्लियर। माइनस जी होता है ना, माइनस को भी जैसे टॉर्क में किया था, तो ये किसी भी न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। सो हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया, क्लियर। बस लास्ट टॉपिक है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे, कब बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी। चलो भाई हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्या बोलते थे, जब हम ये लिखते थे एफ इज dp बाई dt, ठीक है। हमने वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना। क्या होता था, इफ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो दैट मीन्स dp बाई dt जीरो, विच इंप्लाइज p इज कांस्टेंट। यही पढ़ते थे। कब, हम कब बोलेंगे, जब बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जैसे बॉडी है वैसे ही रहेगी, उसका मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। वैसे ही अगर हम बोले इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, जो टॉर्क है टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, दैट मींस, क्योंकि टॉर्क हमने पढ़ा है क्या है, dl बाई dt। अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है दैट मींस dl बाई dt की वैल्यू जीरो है। व्हाट डज दैट मींस, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, दैट मींस वो चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज इन l विद रिस्पेक्ट टू t जीरो है, मतलब l चेंज ही नहीं हो रहा, दैट मींस l इज कांस्टेंट। व्हाट दैट मींस, दैट मींस l इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होता था, जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। टोटल फोर्स मतलब x कंपोनेंट भी जीरो है फोर्स का, y कंपोनेंट भी, z कंपोनेंट भी, क्लियर। तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट आता है, या इसको बोल सकते हैं टोटल वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, ठीक है ना। मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस टोटल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है ना। मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे। और दूसरा कौन सा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, अगर जीरो है तो जीरो ही रहे। डायनामिक में क्या होगा, जितनी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी रहे। तो बेसिकली हमने ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या किया था, टोटल फोर्स जीरो है, और अगर टोटल टॉर्क जीरो है तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, क्लियर। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी किसकी, रिजिड बॉडीज की, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में। अगर टोटल टॉर्क जीरो है किसी एक पॉइंट के, टॉर्क जब भी हम बात करेंगे, टॉर्क क्या है, किसी एक पॉइंट के अबाउट है ना। अगर टोटल टॉर्क जीरो है किसी एक पॉइंट में, तो वो सारे पॉइंट पे उसका टोटल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो है तो सारे पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, दैट मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ओके।
सो आज हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिक्स के, उसके बारे में पढ़ा. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.